एवरीवन, तो देखिए आज हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। मतलब कोई भी मटेरियल होगा तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये मटेरियल में होता ही होता है। चाहे मान लीजिए कि हम सिल्वर की बात करें, चाहे हम आयरन की बात करें, चाहे हम कॉपर की बात करें, चाहे हम एल्युमिनियम की बात करें, तो हर एक मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है और ये नेचुरल होता है। नेचुरल ही हमारी मटेरियल में होगा। मान लीजिए सिल्वर में कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। अब ये रेजिस्टेंस काम क्या करता है, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ने से जो अपोजिशन का काम करे, रुकावट का काम करे, वो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस आता किस तरीके से, इसको हम देखते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास एक एल्युमिनियम का टुकड़ा है, एक पीस है एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13। 13 एटॉमिक नंबर यानी क्या, 13 इसके प्रोटॉन्स होंगे यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, और 13 इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी नेगेटिव चार्ज होगा। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि कोई भी चीज एटम से ही मिलकर बनी है। तो अगर हम इस एल्युमिनियम की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एटम से ही मिलकर बना होगा। यानी इस एल्युमिनियम के पीस के अंदर से बहुत सारी तादाद में एल्युमिनियम के ही एटम्स होंगे। ठीक है, बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है। अब करंट हमारे पास क्या होती है, करंट होती है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है। अब यहां पर तो एल्युमिनियम के एटम्स ही एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम इस तरीके से समझते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारे पास एल्युमिनियम का एक एटम है। ठीक है। अब इसके अंदर से क्या होंगे, 13 इसके पॉजिटिव चार्ज होगा और 13 बाहर से मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में होंगे। ठीक है, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5, 6, 7 और 8। और तीसरे वाले शेल में कितने आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल्युमिनियम के लास्ट वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मतलब 13 प्रोटॉन्स और 13 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होंगे, नॉर्मली अटैच होंगे। ये 13 इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसमें होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़े होंगे नॉर्मली। ठीक है ना। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आती है और वो यहाँ से इसके लास्ट शेल से, ये जो हमारे पास एल्युमिनियम का लास्ट वाला शेल है ना, यहाँ से मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है कोई बाहर से एनर्जी मिलने के कारण। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल गया तो क्या होगा, इस तरीके से मान लीजिए कि एल्युमिनियम के यहाँ पर बहुत सारे एटम्स होंगे। तो अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, मतलब एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर रिलीज होता है, तो बिलियंस ऑफ एटम्स से कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे ही यहां से आप क्या करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे। वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या करता है कि ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मान लीजिए यहां पर हमने बैटरी लगाई है, तो ये बैटरी का माइनस है और ये बैटरी का प्लस है। तो इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, इस तरीके से प्लस की तरफ फ्लो करेगा, बैटरी के प्लस की तरफ फ्लो करेगा। और जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसके चलते हमें क्या मिलती है, करंट मिलती है, या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से एटम से एक इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के एटम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गया, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 13 इलेक्ट्रॉन्स थे नॉर्मली। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो 13 प्रोटॉन्स तो हमारे न्यूक्लियस में फिक्स रहेंगे ना।
तो 13 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिक्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया तो यहाँ पर कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 13 माइनस 12 होता है +1 और ये +1 का चार्ज हमारे एटम के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक एटम अल्युमिनियम का अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से लूज करेगा तो कितने सारे मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो बिलियंस ऑफ एटम्स कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए और उसके बाद एटम के ऊपर क्या आ जाता है, +1 का चार्ज आ जाता है जिसको हम आयन कहते हैं। तो वो भी यहाँ पर होंगे इस वाले, मतलब ये जो टुकड़ा हमने लिया तो इसमें ये भी मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी हो गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया। तो जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे वो तो उनको क्या लगती है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ भी टक्कर लग सकती है अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव आयंस के साथ भी अंदर से टकराव लग सकता है। ठीक है ना, टक्कर लग सकती है। और टक्कर से क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, ठीक है, तो अगर उसको किसी चीज़ से टक्कर लगती है तो वो क्या होगा कि उसका जो मोशन है उसमें क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी एक तरह से। तो ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो अंदर से फ्लो कर रहा था वायर के अंदर से, उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर लगती है। टक्कर लगने के कारण क्या हो जाता है कि उसकी जो स्पीड होती है, उसकी जो गति होती है, उसमें एक तरह से कमी आ जाती है। उसके बाद फिर से वो एक वेलोसिटी पकड़ता है। ठीक है, फिर से वो उसको टक्कर लगती है अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन के साथ भी टक्कर लग सकती है या फिर इलेक्ट्रॉन को हमारे पॉजिटिव आयन के साथ भी अंदर टक्कर लग सकती है कंडक्टर के अंदर से। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ जाता है, मतलब एक तरह से रुकावट पैदा होती है करंट को। ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं तो उन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये एक अपोजिशन होती है, रुकावट होती है। ठीक है, तो किसको रुकावट पैदा होती है, तो ये करंट को रुकावट पैदा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज को एक तरह से रुकावट का काम जो है वो हमारे पास कौन करता है, वो रेजिस्टेंस करता है। और ये किस तरीके से आता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारे पास होता है R बराबर होता है ρL/एरिया। ठीक है, यानी कि जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, जिसको हम R से लिखते हैं, ये हमारे पास होता है ρL/एरिया के। अब यहाँ पर ये जो L है ये हमारे पास होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ, और ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी तार का एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स जो होती हैं ये वेरिएबल होती हैं, यानी चेंजिंग होती है। इनको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, देखिए एरिया यहाँ पर क्या होता है, एरिया को अगर हम कम रखेंगे, यानी तार का एरिया अगर हम कम रखेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। भाई जब आप एरिया कम करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी वहाँ से ज़्यादा मुश्किल होगा, यहाँ से करंट को फ्लो करने में ज़्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास करंट क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लेंथ होती है ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी जगह पे हमने 10 मीटर की ही वायर यूज़ की है, 10 मीटर लेंथ की ही वायर हमने यूज़ की है, वहीं या दूसरा कोई पर्सन आता है और मान लीजिए कि उसको 20 मीटर वायर की ही ज़रूरत पड़ रही है, इतनी लेंथ की ही वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास लेंथ और एरिया जो होता है ये वेरिएबल टर्म्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रो होता है ना, ये रो जो होता है ये इसकी वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है हमारे पास मटेरियल के ऊपर, यानी मटेरियल टू मटेरियल इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट रहती है या फिर चेंज करती है। मान लीजिए सिल्वर है तो सिल्वर के लिए हमारे पास इस रो की वैल्यू कुछ और होगी, वहीं कॉपर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, इसी तरीके से एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो ये जो हमारे पास रो होता है
इसकी वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है कि भाई मटेरियल कौन सा है, क्या ये सिल्वर है, क्या ये कॉपर है, क्या ये एल्युमिनियम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है ये अपोजिशन होती है जो कि हमारे करंट को मिलती है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज को जो अपोजिशन मिलती है, जो रुकावट मिलती है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये किस तरह से हमारे कंडक्टर में आता है तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, यहाँ पर एल्युमिनियम के एग्जांपल लेके कि किस तरीके से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और आगे टकराता है। टकराने की वजह से इसकी स्पीड में, इसकी वेलोसिटी में कमी आ जाती है। उसके बाद फिर से ये यहाँ पर वेलोसिटी पकड़ता है, फिर से इसको टक्कर मिलती है, जिसको हम एक तरह से रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर समझा कि किस तरीके से आता है। वहीं हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी देखा कि रेजिस्टेंस बराबर होता है रो एल अपान एरिया के। यहाँ पर एल जो है ये होती है लेंथ कंडक्टर की, और ए होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर, या फिर तार हम कह सकते हैं कि तार का एरिया, और ये एल होती है तार की लेंथ। तो ये दोनों जो हैं वेरिएबल टर्म्स होती हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं या फिर ये चेंज हो जाती है सिचुएशन के हिसाब से। यहाँ पर एरिया डिपेंड करेगा कि भाई हमें कितनी करंट आगे लेकर चलना है। मतलब अगर हमें करंट ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, एरिया को ज़्यादा कर देंगे। तार की एरिया, अगर तार का एरिया ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमें कम मिलेगा। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट अगर हमें कम मिलेगी तो आगे हमें करंट ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ द तार, तार का जो एरिया है वो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी करंट की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास लेंथ ऑफ द तार की जो लेंथ है वो भी हमारे सिचुएशन के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर ये जो रो है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि हमारे पास कौन से नेचर का मटेरियल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि क्या ये सिल्वर है, क्या ये कॉपर है, क्या ये एल्युमिनियम है। तो मटेरियल के हिसाब से हमारे रेजिस्टिविटी की वैल्यू या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो चेंज करती है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।